जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखें मेरे क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्टिव प्रश्न। जितने भी वीवीआई प्रश्न जो है इसमें सभी के सभी आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो बना रखे हैं, श्रम विवरण और जाति प्रथा पर। यानी आपको एक वीडियो मिलेगा पूरी कहानी और एक वीडियो मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप वह वीडियो देखते हैं, देन इसके बाद में ये चीज़ को देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कहानी को पढ़ लेते हैं जाकर देन आपको ये चीज़ आपको प्रश्न उत्तर समझ में आएगा। हम आपको पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं कि अगर वो कहानी पढ़ लेते हैं देन आपको ये क्वेश्चन आंसर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है। हाँ, सबसे पहले दिया गया है चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान समझिए। चैप्टर का नाम है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। यानी कि ये निबंध है, कुछ लेखक के बारे में परिचय दे रखा है मैंने। इसको भी देखिए। इस पाठ के लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर जी है, जिनका जन्म की अगर बात कीजिएगा तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य एक दलित परिवार में हुआ था। तो यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा ही जाता है। ये सबसे पहले तो ये कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर जी हैं। दूसरा ये चीज़ पूछा जाएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा महू मध्य एक दलित परिवार में हुआ था। थोड़ा सा इनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। विस्तार रूप से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और कहानी का वीडियो है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आइए, ये मेरा परिचय हुआ कि मेरा नाम रुकेश कुमार है, ठीक है, और मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ, मधुबनी बिहार से, ठीक है। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए। क्वेश्चन है कि है ना कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ये आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो देखिए इनका ऐसा हुआ कि लेखक है ना कहता है कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद की पोषक अगर हम बात की जाए तो हम आपको एक चीज बताए थे कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो कि जातिवाद को अच्छा बताते थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद को अच्छा नहीं बताते थे। तो ऐसे व्यक्ति जो जातिवाद को अच्छा बताते थे, मतलब जात के हिसाब से कार्य को बंट जाना, ये जो वैसे व्यक्ति जो उनको बोला गया है जातिवाद के पोषक, ठीक है ना। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में यानी कि आज के समय में भी है ना जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप यह है कि जातिवाद के पोषक कहते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो जातिवाद के जो पोषक है वो कहते हैं क्या है कि अगर चाहते कि कार्य अच्छा से हो, कार्य बढ़िया से हो, कार्य कुशलता से चले, तो श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। ये जातिवाद के पोषक कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन कहते हैं, जातिवाद के पोषक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप इतना ही लिख लीजिएगा, इसका जवाब इतना ही होगा, आपका एक टोटली नंबर इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देखिए जो जातिवाद के पोषक थे उसके पक्ष में क्या देते हैं, तो कहते क्या है, देखिए कि जातिवाद के पोषक है ना उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि है ना इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है ना। अगर चाहते हैं कि अगर कार्य अच्छा से चले, मतलब अगर चाहते हैं कि समाज में कार्य कुशलता अच्छा से चले, हाँ, तो श्रम का मतलब होता है काम करना, मजदूरी कार्य है ना, उसको बांट दिया जाए किसके हिसाब से, जात के हिसाब से, ठीक ना। तो वही कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए है ना, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में ये तथ्य देते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हम आपको बोले पहले वीडियो को शुरू में बता देते कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिर्फ देखेंगे, ठीक है। हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत चीज है, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है, लेकिन हम लोग वही क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। ये प्रोपली वीवीआई है चैप्टर 1 के लिए, जो प्रोपली वीवीआई जो क्वेश्चन सब है वही लेकर हम आपके पास आए हैं, ठीक है ना। तो आते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि जाति, क्वेश्चन है 4 नंबर कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है ना क्यों नहीं कही जा सकती। देखिए कहता है कि जाति भारतीय समाज में यानी कि भारतीय समाज में श्रम विभाजन, श्रम का मतलब होता है क्या, विभाजन मतलब बांट देना, आप श्रम का मतलब मजदूर, यानी कि कार्य को बांट देना ही श्रम विभाजन कहलाता है। तो कहता है स्वाभाविक रूप से, और स्वाभाविक रूप मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पिताजी किसान है, अगर वह खेती बाड़ी करते हैं, मुझे उसमें रुचि नहीं है, अगर जबरदस्ती उसमें मुझे काम कराया जाए तो क्या उतना अच्छा से वो काम हो पाएगा, नहीं होगा। जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उसको वो काम अगर सौंप दिया जाए तो वो काम को बहुत अच्छा से कर लेता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से कहता है कि स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं कही जा सकती है, ठीक ना। तो आगे देखिए इसका आंसर क्या निकल के आता है
कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन है ना, श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए कही नहीं जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि आपका जो कार्य आप जो कर रहे हैं क्या स्वाभाविक है, तो मान लीजिए मुझ में उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या मेरे लिए स्वाभाविक होंगे? नहीं होंगे। तो वही चीज ये बता रहे हैं क्या कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। अगर काम को अगर बांट दिया जाए जात के हिसाब से तो उसको अच्छा क्यों नहीं बोल सकते। तो आप इसका आंसर आप समझ गए होंगे कि उसको क्यों अच्छा नहीं करते। अब मान लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल अभी आपको जस्ट बताएं कि मेरे पिताजी किसान हैं, अगर मान लीजिए उसमें मुझे उस काम में मुझे अच्छा मतलब मन नहीं लग रहा और जबरदस्ती वो काम हमसे करवाया जा रहा है, क्या वो काम उतना अच्छा से हो पाएगा? नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल एक बार मान लीजिए कि अगर नियम लग जाए कि हाँ कि सिर्फ पंडित ही वेद पढ़ाएगा, तो क्या ये अच्छा है? नहीं है। मान लेते हैं कि आप पढ़ लिखकर आप विद्वान हो जाते हैं, तो आप भी तो करा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पंडित ही पूजा करेगा, क्या पंडित ही पूजा करेगा? नहीं करेगा। अब मान लेते हैं नाई का बेटा है, कोई जरूरी कि नाई का बेटा ही बाल काटेगा? कोई जरूरी नहीं है। आपके मतलब कार्य के हिसाब से, मतलब आपको जिस काम में इंटरेस्ट लगता है वो काम अगर आप करते हैं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो जात के हिसाब से ही कार्य करना चाहिए। कौन? जाति मत के पोषक कहते हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता, जो जात के हिसाब से जो कार्य है उसको अच्छा क्यों नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर निकल के आता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। हमारे रुचि मतलब जो इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर आधारित नहीं है ना, नहीं है। मनुष्य अपनी रुचि अथवा क्षमता के अनुसार अपना पेशा तथा कार्य का चुनाव स्वयं नहीं कर सकता है। देखिए पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि जात के हिसाब से काम दिया जाता था, वो अपना हिसाब से काम को नहीं चुन सकता था, ठीक है। जैसे आप एक फिल्म देखे होइएगा, 3 इडियट मूवी फिल्म में देखे होइएगा ना कि उसमें उनके जो पिताजी होते हैं, जो प्रोफेसर साहब होते हैं, वो अपने बेटे को क्या जबरदस्ती उसको इंजीनियर बनाना चाहता है, जबकि वो उसको इंटरेस्ट नहीं आता इंजीनियर बनाने में। तो वही पहले जैसा था कि वो कहता है कि तथा कार्य चुनाव पेशा तथा कार्य चुनाव स्वयं नहीं कर सकता था, यानी कि जात के हिसाब से उसको कार्य दे देता था। ऐसा विश्व के किसी भी है ना समाज में नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही आपको आंसर लिख देना है कि कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। इतना आपको प्रोपरली नंबर दिया जाएगा कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है ना। मनुष्य अपनी रुचि अथवा क्षमता के अनुसार अपना कार्य तथा पेशा तथा कार्य का चुनाव स्वयं नहीं कर सकती है ना, नहीं कर सकता है, जो कि ऐसा विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। देखिए हम आपको बोलबे किए भैया जात के हिसाब से काम बांटिएगा तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल आपको बताया कि 150 इस गांव में आदमी है, अब वहाँ पे 100 आदमी घर ही बनाएगा तो बताइए 50 आदमी खरीदने वाला है, तो क्या सबका रोजी रोजगार अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और जात के हिसाब से उसको काम वही दे दिया गया, तो इसलिए बेरोजगार तो होबे करेगा भैया, मरिए सब, है कि नहीं। आगे देखिए तो कहता है कि भारत में जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। देखिए कहता है कि भारत में, खाली भारत में, देखिए ध्यान से पता है कि भारत में जाति प्रथा मनुष्यों को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में है ना बांध देती है और उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। ये चीज उसको अनुमति नहीं देता है। कौन? सिर्फ जात के हिसाब से नहीं भाई, तुम जात के हिसाब से वो यही काम करोगे तो करोगे, नहीं देती है। कहता है जिससे मनुष्य को अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनना पड़ता है। जैसे हम आपको बताया जो आपके पिताजी किसान है तो मान लीजिए आपको किसान का ही काम करना पड़ेगा। तो ये चीज कहता है कि मनुष्य को है ना, कहता है जिससे मनुष्य को अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनना पड़ता है। जाहिर सी बात है उसको कोई चुनने नहीं देगा, जात के हिसाब से काम बांटेगा, तुम फला जात को तुम यही काम करेगा। तो जाहिर सी बात है जो पिताजी करते आ रहे हैं वही हम करेंगे, जो हम कर रहे हैं मेरा आने वाला जनरेशन करेगा। तो ये चीज होते आएगा। अब जाहिर सी बात है जब ये चीज होगा तो बेरोजगारी बढ़बे करेगा। तो वही कहता है कि चुनना पड़ता है जिसके कारण समाज और देश का विकास नहीं कर पाता। कहाँ से विकास कीजिएगा भैया? अब मान लीजिए कि आप है ना पढ़ लिखकर कोई अच्छा व्यक्ति बन गए, जैसे मान लीजिए कि अब साइंटिस्ट बनकर, लेकिन आपको जात के हिसाब से कहा रहा है कि नहीं तुम मान लीजिए तुम कुम्हार के बेटा हो, तुम घरे ही बनाए। अब तुम अच्छे कैसे पढ़ने लिखने में हो, पढ़ लिखकर साइंटिस्ट बन गए, आप देश के लिए कुछ कार्य करोगे तो देश तरक्की करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो होने नहीं देगा। क्यों? कौन? जातिवाद के पोषक लोग, है ना। तो कहते हैं कि विकास नहीं कर पाता है, नहीं, ठीक है। अतः यही कारण है कि भारत में
है ना बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, तो इतना आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ये आपका सटीक आंसर है, इसका कोई इसमें कोई डाउट नहीं, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखिए, आगे आप कहिएगा सर कितना नंबर क्वेश्चन, 5 के बाद 6, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन छोड़े हैं दोस्तों। 7 नंबर उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे मेरे हिसाब से, बाकी आपके हिसाब से अच्छा लगे तो याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। आगे देखिए, पता है कि लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है ना किसे मानता है और क्यों। देखिए है ना, लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, देखिए ये जो गरीबी से है, जो गरीबी से लोग परेशान हो जाता है, उत्पीड़न हो जाता है, उससे भी बड़ी समस्या किसे मानता है। तो देखिए दोस्तों, आप पूछता है कि किसे मानता है और क्यों मानता है। आगे देखिए, तो इसका आंसर आपको जवाब देना है कि लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है ना जाति प्रथा को मानता है। किसको मानता है? जाति प्रथा को मानता है। देखिए जितना गरीबी आपके लिए समस्या नहीं है ना, उतना बड़ा समस्या आपका कौन है? जाति प्रथा। क्या दोस्तों? जाति प्रथा। जात के हिसाब से लोग अच्छा कार्य नहीं चुनाव कर पाते थे, अभी नहीं, अब तो हम लोग आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जमाना था जो ये मुझे अधिकार दिलवाए, जो स्वतंत्र का जो अधिकार दिलवाए, जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, है ना, उससे पहले ये चीज थे, है ना जी, वो ये चीज था, है ना जी। तो वही कहता है ना, गरीबी से परेशान नहीं होता उतना लोग जातिवाद से परेशान होता। और आज भी आपको कहीं कहीं पे देखने को मिल जाता होगा, है ना, जाति प्रथा लोग करता है कि हम ये जात के हैं, तुम ये जात के, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे सामने तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ऐसे आज भी कुछ लोग होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो कहता है लेखक आज के उद्योग में, है ना, उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा ही लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है दोस्तों। उनके, है ना, पता है क्योंकि जाति प्रथा ही लोगों को उनके स्वभाव, मतलब उनका जो स्वभाव है, बिहेवियर है, जो जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उसका मतलब उन स्वभाव को अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाने की इच्छा है, नहीं पढ़ाने देंगे लोग, है कि नहीं? ये चीज कहता है, जिसके कारण से क्या है, देखिए कहता है कि स्वभाव के अनुसार उससे कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना। अतः लगा दिया, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानता है? जातिवाद को मानता है। ये हो गया आपका आंसर, इतना ही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न में जो है 7 नहीं बल्कि 8, क्योंकि 7 मेरे हिसाब से, है ना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना बाकी। अब आपकी इच्छा है, देख लीजिएगा, देखना चाहे तो देख सकते हैं। कहता है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक है ना ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारों की, है ना, भावना का होना, है ना, आवश्यक माना है। यहाँ बात कीजिएगा लोकतंत्र की, किसका बात कीजिएगा? लोकतंत्र की। देखिए यहाँ लोग जो भी इलेक्शन होता है तो सब कोई कहता है कि हम जीतेंगे, उसको जिताने के लिए लगा रहता है, वो उसको जिताने के लिए, उसमें मारपीट कचरा मतलब खूब होते रहता है ना। इसमें कहता है कि मेरा भाई जिंदाबाद, वो कहता है कि मेरा भाई जिंदाबाद, वो कहता है मेरा मौसी जिंदाबाद, है कि नहीं है कि नहीं है? तो इस प्रकार से लोग नारे लगाते रहते हैं, ये सब मार काट करते रहते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीज के लिए, है ना, तो कहता है कि ये सब चीज होने से क्या लोकतंत्र होगी? नहीं होगी। तो लेखक साहब कहते हैं कि देखो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना अगर चाहते हो तो ये चीज करो। क्या चीज करो? तो ध्यान से देखिए, कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने, है ना, समाज में समानता, है ना, क्या होना चाहिए? समाज में स्वतंत्रता, क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता तथा समानता। देखिए दोस्तों, समानता का मतलब होता है एक साथ, है ना जी, भाईचारों की भावना का होना। अगर इस तरह का सोच रखते हो कि हाँ ये मेरा भाई है ना, इनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, है ना, सब कोई को अपना समझोगे, समान व्यवहार के जैसा भाईचारा का संबंध होगा, तभी जाके लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। कौन बताते हैं? लेखक साहब बताते हैं। तो ये हो गया आज के लिए। फिर से अगर लेना चाहे स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चैप्टर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सबने मैंने बता दिया, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए मैं एक बार फिर से शुरू से आपको दिखा देती हूँ। ये हो गया इसका आंसर। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। और इसमें थोड़ा भी आपको परेशानी नहीं होगा, आप एक में पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, शॉर्टकट बना दिया गया है। और ये रहा आपका 4 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न मेरे हिसाब से अच्छा नहीं था, बाकी आपकी इच्छा है। इतना ही में से अगर एग्जाम में आपका आएगा 2024 में एग्जाम बोर्ड में अगर प्रश्न पूछता है तो यही में से कोई ना कोई एक होगा, ठीक है। देखिए ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था मैंने बना दिया। 5 नंबर ये हो गया, ठीक है। ये लीजिए, ये 6 नंबर हो गया, ठीक है।
6 और इसमें 8 हो गया भैया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है ना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लेकर आएंगे, क्योंकि मेरा चैप्टर 2 यानी कि 20 के दांत है ना, कहानी और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयारी हो चुका है, सिर्फ अब सब्जेक्टिव को लाना है। टाइप वगैरह हो रहा है क्वेश्चन, जैसे हो जाएगा टाइप मैं आपको 2 चैप्टर करा दूंगा, उसके बाद में आपका आगे का वीडियो जो भी होगा, मैथ हो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, जो भी हो मैं लेकर आऊँगा। अगर वीडियो इस प्रकार से अगर चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले बाय, गुड नाइट।